Okay. So I was speaking about we have done the monopoly. Now we are doing the monopolistic competition. Monopolistic competition is a non-price competition. It's not a price competition. Okay. Non-price competition का मतलब क्या होता है? Non-price competition is nothing but like it is not the price which is the prime aspect of the competition. It is the what we say the non-price aspect which is seen here. Okay, like I have given an example of car manufacturer. So they have differentiated products. That means like there are every car serves one purpose. Like it is just to move from one place to one other place, but all are four-wheel drives. But the thing is, like every car has a different and unique feature. That is the USP or unique selling point for each and every car, and that is what the monopolistic competition is all about. Okay, like it is like the demand curve. See here, we can see this is the demand curve of monopolistic competition. This is the demand curve. Okay, demand curve. Your marginal revenue curve is below this. Everyone like it's same like the monopoly. Okay, and what happens with product differentiation, you can create demand for your product. With product differentiation you can create demand for your product, but the demand curve is always left right downward sloping, but it is like slightly on a steeper side. Okay, it's not like going down like this. Okay, and here what we are speaking about is steeper is actually steeper means like straightforward. Here you can see that it is more of going away from the normal demand curve. Okay, because of the elasticity. See where we are, there we are. It's highly elastic, the demand curve. See, if you have a elastic demand curve, we have already seen the demand curve to be in this way. Am I right? See here, like here you can see. I'll show you. So this is elastic demand curve. Am I right? So our demand curve is not in this way, but it is in this way. So ऐसा मतलब थोड़ा ऊपर तरफ में ज्यादा इलास्टिक है वो. मतलब जब इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा तो डिमांड कर्व जो है वो इस शेप में आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे आएगा. एंड आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कभी भी डिमांड कर्व के नीचे रहेगा. ठीक है, सेम लाइक द मोनोपोली. आप पूरा मोनोपोली का जो भी है वही कॉन्सेप्ट याद रखो. जहां पर आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को कट करके निकलेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा. ठीक है, एंड आप इस पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर जहां पर आपका ये जो है आपका प्रॉफिट जोन रहेगा. ठीक है, जहां पर आपका कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल है उसके ऊपर से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है. फाइन. सो सेम मोनोपोली के जैसा ही है. देयर इज नो नॉट मच ऑफ डिफरेंस फॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. लॉन्ग रन में क्या होता है, बहुत सारे शॉर्ट रन को अगर आप बहुत सारे शॉर्ट रन एस्पेक्ट्स को क्लब करोगे तो लॉन्ग रन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हियर आप यहां पर आप देखो ये आपका एवरेज टोटल कॉस्ट है. ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका रेवेन्यू कर्व है. सेम ही चल रहा है. मार्जिनल कॉस्ट कर्व आपका कट कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से. ठीक है, और यहाँ इसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ जाएगा. मतलब सब सेम ही है. शॉर्ट रन लॉन्ग रन में बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. ओके, सो बट ऑलमोस्ट द कॉन्सेप्ट सेम ही है. डिमांड कर्व इलास्टिक है, इसीलिए वो थोड़ा सा ऐसा नहीं होके थोड़ा इस तरफ जा रहा है. ओके, अच्छा, ओलिगोपोली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगोपोली. लेट्स सी. ओलिगोपोली में क्या होता है, डिमांड कर्व किंक हो जाता है. देखो यहाँ से ऐसे आके ऐसे नीचे हो जाता है. मैंने इसका कॉन्सेप्ट पहले ही आपको समझा दिया था कि इसमें क्या होता है कि एक छोटा सा टाउन होता है, उसमें लाइक ऑलमोस्ट 3 और 4 शॉप्स होते हैं. सो वो 3 और 4 शॉप्स में ही पूरा कंपटीशन चलता है. तो वो कंपटीशन क्या होता है, वो सिर्फ 3 और 4 शॉप्स के बीच में, वो आपको समझना है. ओलिगोपोली का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा. सो लिसन हियर व्हाट आई एम सेइंग. जैसे ये आपका एक टाउन है, यहाँ पर एक शॉप सबसे बड़ा होता है,
बाकी शॉप्स उसको क्लोजली फॉलो करते हैं, उसमें एक नए शॉप की एंट्री होती है। डिमांड कर्व इन जनरल ऐसा होता है, बट ओलिगोपोली में डिमांड कर्व जो है वो ऐसा आके ऐसा हो जाता है, क्योंकि एक फर्म मार्केट से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये फर्म क्या करेगा, थोड़े एग्रेसिव स्टेप्स लेगा। ये क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को पुल करने के लिए हैवी डिस्काउंट लगाएगा मार्केट में एंटर होने के बाद। बट ये न्यू फर्म है, न्यू फर्म कैन नॉट एफोर्ड टू गिव हैवी डिस्काउंट्स, ठीक है ना। ये डिमांड क्रिएशन के चक्कर में अपने आप को मार्केट से बाहर कर लेगा, क्योंकि ये जब डिस्काउंट देके कस्टमर्स को पुल करेगा तब लाइक बाद में ये लोग वेट करके फिर वो कस्टमर्स को डिस्काउंट देके अपने पास पुल कर सकते हैं। और ये एस्टैब्लिश फर्म्स है, ये न्यू है। ऐसे ही ये प्रोसेस चलते चलते ये मार्केट से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए वो डिमांड कर्व ऐसा आके फिर ऐसा किंग हो जाता है, क्योंकि ये डिमांड अब है ही कहाँ, खत्म हो गया, ये निकल गया मार्केट से बाहर। यू कैन सी हियर। और वो पूरा का पूरा जो भी मैं आपको बताया उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हम ये एग्जाम्पल को रीड करेंगे, चलो। इन एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ऑपरेटिंग इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी, यहाँ पर पॉइंट सी है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। कैसे इक्विलिब्रियम होता है आपका, believes that its competitors will match a price increase from 4 to 5, यानी 4 to 5 ये बिलीफ में कि कॉम्पिटिटर्स ये प्राइस को मैच कर लेंगे। देन द फर्म विल एक्सपेक्ट टू गेन 150 इन सेल्स। मतलब इसका जो इसका कहाँ है, इसका क्वेश्चन ही नहीं है, डेटा ही नहीं है इसका। ओलिगोपोलिस्ट तो मार्केट से बाहर होना ही है। ओके सो इन एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ऑपरेटिंग इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, यहाँ पर डिमांड जो है ये है, ठीक है, ये इसका डिमांड है। एंड बिलीव्स दैट इट्स कॉम्पिटिटर्स विल मैच ए प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 4 to 5। मतलब वो सोचता है कि ये जो प्राइस बढ़ेगा कॉम्पिटिटर्स उसको मैच कर लेंगे। देन द फर्म विल एक्सपेक्ट टू गेन, मतलब शुरुआत में तो कस्टमर्स को पुल करने से उसको अच्छा बिजनेस होगा। सो 350 उसका क्वांटिटी है, ठीक है, इनटू उसका $5 प्राइस माइनस जो भी प्राइस डिफरेंशियल 400 क्वांटिटी इनटू 4। So, but it is more likely that its competitors will ignore its price increase. So, the firm that raises its price to $5 will be able to sell only 200 units. मतलब अगर प्राइस को वो 400 से 600, एक सेकंड, more likely that the competitors will ignore its price increase. So, the firm that raises its price to $5, 4 से 5 किया है, will be able to sell only 200 units after the price increase rather than 350 units it expects. Okay. तो यहाँ पर देखो ये बी जो हो रहा है ये 350 नहीं बेच के एबल टू सेल ओनली 200 यूनिट्स। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्राइस को इंक्रीज कर देगा 4 से 5, अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, ये एक बिलीफ के ऊपर चल रहा है। इफ एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ऑपरेटिंग इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट सी, ये पॉइंट पे इक्विलिब्रियम प्राइस है उसका, यानी ये प्राइस उसका एग्जैक्टली वो प्राइस है जहां पर वो प्रॉफिट में भी नहीं है लॉस में भी नहीं है। believes that its competitors will match a price increase from 4 to 5, यानी अगर ये $4 से $5 चले गया तो सारे कॉम्पिटिटर्स वो प्राइस को मैच कर लेंगे बोल के सोचता है। देन द फर्म विल एक्सपेक्ट टू गेन 150। कैसे 150 गेन करेगा, ये 4 से 5 पे जा रहा है, ठीक है, ये सी, ये अपना जो है पॉइंट सी पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। इट्स द प्राइस ही इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4 to 5। जब प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड क्या हो जाता है, हमारा डिक्रीज हो जाता है, यानी प्राइस इसने 4 से 5 कर लिया और इसका डिमांड जो है 400 से 350 हो गया। तो लाइक बट इट इज मोर लाइकली दैट द कॉम्पिटिटर्स विल इग्नोर इट्स प्राइस। सो द फर्म दैट रेजेस इट्स प्राइस टू $5 विल बी एबल टू सेल ओनली 200 यूनिट्स आफ्टर द प्राइस इंक्रीज। यानी अगर ये प्राइस इंक्रीज कर लेता है तो 5, ये देखो 200 ही बेच पाएगा $5 पे। सो rather than 350 units it expects, यानी वो सोचता था कि वो अगर प्राइस को बढ़ा लेगा तो 350 बेचेगा, लेकिन 350 नहीं, उसका जो मतलब प्राइस इंक्रीज करने से उसका क्वांटिटी सेल्स कम हो जाएगा, क्योंकि when price increases the demand decreases. Okay, so the price increase, if he has increased the price from 4 to 5 and he thought that he could be able to sell 350 but he is able to sell only 200. So now thus the firm's total revenue would fall from oligopolistic equilibrium, यानी सी से उसका लाइक जो भी उसका जो इक्विलिब्रियम चल रहा था वो ऐसे नहीं जाके अब
गिर जाएगा। तो ये देखो आप, ये गिरने का ही बात को हम किंग्ड बोलते हैं, यानी जो वो सोच रहा था वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, सो thus the firm's total revenue would fall from oligopolistic equilibrium C of 1600, पहले वो 1600 बेचता, 1600 कमाता था, 400 into 4, अब उसका 1000 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 200 into 5, 200 into 5, तो इस तरफ आ जाएगा। For any price increase that is unmatched by the other oligopolistic firm, this particular firm's demand segment will quite be elastic। मतलब आप क्या सोच, आप जैसा अपना आप सोच रहे हो कि मैं ऐसा करके मतलब कोई फायदा उठा लूंगा, तो अगर आप दूसरे को मैच करके नहीं चलोगे अपने आप को और खुद अलग से चलने की कोशिश करोगे, तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, और इस तरीके से आपका जो है, आप जो चाहते हो रेवेन्यू जनरेट करना, दैट ऑल्सो यू विल नॉट बी एबल टू जनरेट। ओके, सो इफ द ओलिगोपोलिस्टिक फर्म ट्राइज डिक्रीजिंग, अगर वो फिर प्राइस को डिक्रीज करने की सोचता है, एंड इफ द फर्म एक्सपेक्ट्स दैट इट्स कॉम्पिटिटर्स विल इग्नोर दिस प्राइस डिक्रीज, मतलब ये क्या चल रहा है, ओलिगोपोलिस्ट जो है, ये जो नया फर्म है मार्केट में अभी आया है ओलिगोपोलिस्ट, ये क्या करता है, पहले प्राइस इंक्रीज कर देता है। ओके, यहाँ लिख देता हूँ, ओलिगोपोलिस्ट ये पहले प्राइस इंक्रीज कर देता है और सोचता है कि कोई भी ये प्राइस इंक्रीज को देख नहीं रहा है, इसको इस प्राइस इंक्रीज को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और दूसरे केस में ओलिगोपोलिस्ट क्या कर रहा है, प्राइस डिक्रीज कर रहा है और सोचता है कि सब लोग इग्नोर करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर ये ऐसा सोचता है तो गलत है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, $4 से $2 कर दे रहा है, और ये क्या सोचता है कि वो $4 से $2 अगर करेगा, and if the firm expects that competitors will ignore its price decrease, it will expect to gain 200। कैसे? 4 से 2 करने पे 400 से 900 तक चलेगा, तो 900 इंटू 2, ठीक है, और 400 इंटू 4, मतलब $2 करने से 900 तक चले गया, तो जो भी 900 इंटू 2 माइनस 400 इंटू 4, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो गेन, वो सोचेगा कि वो गेन है उसके लिए। But it is more likely that competitors will match the price decrease and instead the firm will lose $400 in total revenue। वो सोच रहा था कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि $2 करूंगा तो 900 चले जाएगा, लेकिन एक्चुअली में यहां पर देखो, but it is more likely that its competitors will match the price decrease and instead the firm will lose 400 in revenue, 400 into 4 minus 600 into 2, क्योंकि वो 900 तक नहीं जाएगा, 600 तक ही वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, and it will be able to capture only 600 units or an additional 200 units of sales following the reduction in price rather than 900 units it expects। ठीक है, क्योंकि सब लोगों ने अब क्या है, वो प्राइस डिक्रीज को इग्नोर नहीं किया, उसको समझ लिया, और वो लोग भी प्राइस डिक्रीज कर लिए, तो क्या हो गया, जो ये सोच रहा था कि मैं पूरा का पूरा मार्केट का पूरा कस्टमर को ही खींच लूंगा, ऐसा नहीं हो रहा है। अब सब लोग वहां पर कॉशियस हो गए, और सब लोगों ने फिर ये चीज देख लिया कि ये बंदा ऐसे ऐसे करके कम करके बेच रहा है, उन लोगों ने भी अपने प्राइस डिक्रीज कर लिया, और वो लोग भी मतलब सारे कस्टमर्स को अपने पास पुल करने में कामयाब हो गए, और ये जो सोच रहा था कि मैं 4 से 2 करके 900 तक बेच लूंगा, वो अब 600 तक ही बेच पा रहा है। ठीक है ना, तो इसीलिए अगर हम सोचते हैं कि हम जो भी करेंगे दूसरा उसको फॉलो, दूसरा उसको छोड़ देगा, इग्नोर कर देगा, तो मत सोचो ऐसा, आपके इंक्रीज या डिक्रीज पे मार्केट भी रिएक्ट करेगा। So we are done with this chapter. Now we are going with the pricing strategy. Factors affecting pricing decisions। ऐसा क्या फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग डिसीजंस को इफेक्ट करते हैं? इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जैसे यहां पर है कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आते हैं। सो द टारगेट मार्केट एंड द पोजिशनिंग द कंपनी हैज चोजन फॉर द प्रोडक्ट विल इफेक्ट द प्राइस। आप किस मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो, और कौन सा प्रोडक्ट आप उस मार्केट में बेचना चाहते हो, ठीक है ना, ये दोनों चीजें आपके प्राइस को इफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ ए कंपनी डेवलप्स ए न्यू टाइप ऑफ स्पीकर एम्ड एट प्रोफेशनल साउंड मिक्सर्स एंड एडिटर्स, it will position itself to charge a very high price। pricing of this nature is known as product quality leadership। अदर एग्जांपल्स ऑफ, मतलब अगर आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कुछ एक एक्सपर्टाइज कस्टमर्स को ही टारगेट कर रहे हो, और आप एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, तो आप बहुत हाई प्राइसेस पे भी उसको बेच सकते हो, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यानी आपका प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है उसका लीडरशिप है आपके पास, तो आप जितना चाहे ज्यादा में बेचना चाहे बेच दो, परवाह नहीं है। अगर सपोज मैं अगर आपसे एक बात करता हूं, आप नॉर्मल साउंड सिस्टम अगर लेने जाओगे, ठीक है ना, मार्केट से, तो आप क्या करोगे,
भाई मेरे को ये सस्ता वाला भी चलेगा क्योंकि मुझे तो खाली साउंड सुनना है। लेकिन अगर मैं किसी म्यूजिशियन की बात करूं, वो सस्ते में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो बेस्ट से बेस्ट चीज लेके आएगा, चाहे उसके लिए उसको कितना भी पैसा खर्च क्यों ना करना पड़े। वाई? बिकॉज इट इज हिज करियर, ही वॉन्ट्स टू बिल्ड विद दैट। ओके, तो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड सर्वाइवल, यानी फर्म दैट हैज टू मच कैपेसिटी हैज नॉट इनफ सेल्स, मतलब आपकी कैपेसिटी बहुत है लेकिन कई बार आपका सेल ज़्यादा नहीं होता तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो द कंपनी एस्टिमेट्स इट्स डिमांड एंड कॉस्ट एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स एंड चूजेस द प्राइस दैट प्रोड्यूसेस मैक्सिमम करंट प्रॉफिट, तो इससे भी आपका प्राइसिंग डिसीजंस डिपेंड करता है। मार्केट में आपका लीडरशिप बनाना है तो ज़्यादा महंगे में भी नहीं बेच सकते हैं, और ज़्यादा और बहुत कम में बेचेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। और कंपटीशन, डिस्करेजिंग कंपटीशन है मार्केट में, क्या है बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो आपको फिर प्राइस को थोड़ा सा एक रीजनेबल रखना पड़ेगा। और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, टैक्सेस का बढ़ जाना, ठीक है। नाउ मार्केटिंग मिक्स स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग डिसीजंस नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड विद अदर डिसीजंस। आपका प्राइसिंग डिसीजंस बहुत सारे बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन प्लान्स, ठीक है। एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट ए कंसिस्टेंट मार्केटिंग प्रोग्राम। डिसीजंस अबाउट हाउ क्वालिटी, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विल अफेक्ट द प्राइसिंग डिसीजंस। मार्केटर्स मस्ट कंसिडर द टोटल मार्केटिंग मिक्स बिकॉज कस्टमर्स वांट प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू फॉर द प्राइस। यानी लोग कभी भी महंगा चीज़ नहीं देखते हैं। रैशनल पीपल यानी कॉमन मैन क्या देखता है कि मेरे को कम से कम में बेस्ट से बेस्ट चीज़ मिल जाए। टारगेट कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग इज नथिंग बट द कंपनी बिगिंस बाय सेटिंग ए प्रीडिटरमाइंड सेलिंग, यानी एक सेलिंग प्राइस आप फिक्स कर लिए और आपने एक प्रॉफिट फिक्स कर लिया, तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालोगे तो टारगेट कॉस्ट आ जाएगा। प्राइस एंड क्वालिटी डिटरमाइंड बाय कस्टमर नीड्स, ऑफ कोर्स कस्टमर के नीड के हिसाब से प्राइस एंड क्वालिटी, मतलब अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो ज़्यादा महंगा मिलेगा, नॉर्मल चाहिए तो सस्ते में मिलेगा, ठीक है। कार के भी बहुत सारे रेंज है, अगर आप लग्जरी कार लोगे तो ज़्यादा की होगी और नॉर्मल लोगे तो कम की होगी। कॉस्ट, कंपनी विल वांट टू चार्ज अ प्राइस दैट कवर्स ऑल इट्स कॉस्ट, मतलब कॉस्ट वही होता है जहाँ पर आपको जो भी बनाने का खर्चा लगे वो पूरा का पूरा आप ऐड करोगे तो आपका कॉस्ट ही आएगा। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, ये हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग में देखते हैं। अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करेंगे तो टोटल कॉस्ट की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, ऑर्गेनाइजेशन के भी बहुत कंसिडरेशन देखना पड़ता है, यानी नीड्स टू डिसाइड हु हैज़ द अथॉरिटी, मतलब कंपनी में भी कौन प्राइस को सेट कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है। जैसे इन सम केसेस सेल्स पीपल नेगोशिएट विद कस्टमर्स विद इन सेट प्राइस रेंजर्स, सेल्स मैनेजर्स, प्रोडक्शन मैनेजर्स, फाइनेंस मैनेजर्स, ये सब इन्वॉल्व रहते हैं प्राइस सेट करने के लिए, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर्स है, ये हमारे कंपनी के अंदर की बात है। अब एक्सटर्नल, मार्केट एंड डिमांड, यानी मार्केट में डिमांड को देखते हुए आपका प्राइस आप सेट करोगे। यानी मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वो देखता है कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में और उसका स्केर्सिटी है तो वो ज़्यादा में भी बेच सकता है। अगर आपके पास अबंडेंस है और डिमांड कम है तो कम करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर, यानी आपके कॉम्पिटिटर को भी देख के चलना पड़ेगा, अगर वो सस्ते में बेच रहा है तो आप महंगे में बेचोगे तो वो सारा कस्टमर्स को पुल कर लेगा। यानी आपको ये देखना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म सेट करना पड़ेगा कि आपका प्राइस आप किस तरीके से सेट करो या कितना कॉम्पिटिटिव वे में सेट करो कि मार्केट में आपका जो प्राइस रहे वो कस्टमर्स को आपके पास पुल करने के लिए आपको सपोर्ट करे, और एल्स यू कैन पुल द कस्टमर्स विद द प्राइस व्हाट यू आर कोटिंग। मतलब अगर मेरा बाजू वाला एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, सब एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं तो एक जैसा ही प्राइस होता है। अगर आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक फीचर्स है तो बात अलग है, वो अब डिपेंड करता है कि किस टाइप का मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मोनोपोली है या परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। बट प्राइस आपका एक्सूबरेंट नहीं होना चाहिए, सामने अगर कोई चीज़ 10 रुपये की मिल रही है उसको 50 रुपये में बेचेंगे तो नहीं होगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जैसे इन्फ्लेशन है, रिसेशन है, इंटरेस्ट रेट्स है, ठीक है। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, अब जैसे सैनिटाइजर्स वगैरह है, बीच में मर्जी है वैसा बेच रहे थे, सो गवर्नमेंट आके उसमें इन्वॉल्व होकर क्या बोला कि उनका क्या बोलना था मेडिकल वालों का कि हमको भी इतने में मिल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ की स्केर्सिटी आ रही है। अभी कितना सारा सैनिटाइजर के लिए कितना सारा जो रॉ मटेरियल चाहिए, वो रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया पूरे वर्ल्ड में, तो महंगा बिक रहा है। बट गवर्नमेंट क्या बोला, नहीं हम इतना में फिक्स कर रहे हैं, आपको इतने में बेचना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी इफेक्ट होती है। तो समरी ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजंस, इंटरनल में मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी, कॉस्ट, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, ऑल वी हैव डिस्कस्ड, and here market demand, competitive activities and other external factors. 6 steps for setting pricing policy. सबसे पहले आपको ये स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा कि कैसे आपको अपना प्राइस सेट करना है। पहले आपको
प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, यानी आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आप किसके लिए प्राइस बना रहे हो, यानी किस चीज़ के लिए प्राइस सेट कर रहे हो। डिमांड देखना पड़ेगा, उसको बनाने का खर्चा कितना हो रहा है वो देखना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स कितने में बेच रहे हैं वो देखना पड़ेगा, उनको कितना कॉस्ट लग रहा है देखना पड़ेगा। यानी अगर मैं कोई चीज़ यहाँ बनाता हूँ या चाइना से मंगवाता हूँ, तो चाइना ख़त्म है। अगर मैं कोई चीज़ बाहर से मंगवाता हूँ, सस्ती बनती है, सस्ती में मिलती है, और मैं यहाँ बनाता हूँ तो महंगा होता है, तो बाहर से मंगाना सही होता है। अगर मेरा कॉम्पिटिटर बाहर से मंगा के बेच रहा है 10 रुपये में कोई चीज़, और मैं यहाँ बना के उसको 15 में बेच रहा हूँ, तो कोई भी 10 रुपये वाली चीज़ देखेगा। इसीलिए चाइना मार्केट को रूल कर रहा था, क्योंकि सब सस्ती चीज़ें ही खरीद रहे थे। देन प्राइसिंग मेथड, क्या चीज़ कैसे प्राइस आपको कोट करना है वो भी देखना पड़ेगा, एंड डिसाइड ऑन फाइनल प्राइस। General pricing approaches. When a company chooses a price for a given product or service, it must consider the following 2 points. It must be high enough to produce a profit. यानी ऐसा भी इतना भी कम में मत बेचो जिससे आपको लॉस हो, लॉस में कोई वैसे भी नहीं बेचेगा। दूसरा, इतना भी कम ना हो कि मतलब इतना भी कम ना हो आपको लॉस हो जाए, लेकिन इतना कम में रख लो कि एनकरेज करे डिमांड को, यानी डिमांड मार्केट में बढ़ जाए आपके प्रोडक्ट की, लोग आपके पास लेने के लिए आए सामान। ठीक है। सो फर्दरमोर कंपनी मस्ट पोजिशन इट्स प्राइसेस बिटवीन द प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। फ्लोर मतलब कम में, और सीलिंग मतलब हाईएस्ट लिमिट, तो उसके बीच में आप देख के सेट कर लो। सबको स्टडी कर लो, कॉम्पिटिटर्स कैसा लगा रहे हैं प्राइसेस को, सब चीज़ को एसेस कर लो। और यहाँ पर 3 तरीके से आप अपना प्राइस को सेट कर सकते हैं। एक है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, एक है वैल्यू बेस्ड अप्रोच, एक है कॉम्पिटिशन बेस्ड अप्रोच। चलो हम कॉस्ट बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं पहले। लेट्स गो अहेड। सो कॉस्ट बेस्ड अप्रोच, कॉस्ट बेस्ड अप्रोच कुछ नहीं है। पहले तो प्रोडक्ट आप या तो खरीदते हैं, ठीक है, या तो बनाते हैं। पहले तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, कॉस्ट को फिर आप मार्जिन ऐड करके उसका प्राइस क्रिएट करते हो। ठीक है, देखो मेरा बात ध्यान से समझो। पहले प्रोडक्ट आपके जहन में आता है, यानी मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए या मुझे एक बेचना है, उसका एक कॉस्ट आप पे करते हो, फिर वो कॉस्ट पे करके लेके आते हो उसको, फिर क्या करते हो आप उसके ऊपर कुछ मार्जिन ऐड करते हो, तो उसका सेलिंग प्राइस बनता है, फिर उसको बेच देते हो। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है ना, वो आपका वैल्यू है, जो आपका वैल्यू क्रिएट हुआ है आपके लिए। ठीक है, और कस्टमर के लिए भी वैल्यू क्रिएट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट को वो यूज़ करता है, उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है। ठीक है, सो हम जो भी मतलब प्राइस फिक्स करना है, तो उसको कॉस्ट प्लस पे कर सकते हैं या मार्कअप भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं ध्यान से देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ कॉस्ट बेस्ड और सेलिंग प्राइस बेस्ड अप्रोच। ये ऑन कॉस्ट है, ये ऑन सेल्स है, इसको हम लोग मार्जिन भी बोलते हैं। तो अगर 100 आपका कॉस्ट प्राइस है, 20 आपका प्रॉफिट है, 120 आपका कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, सॉरी 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 सेलिंग प्राइस होगा। तो अगर 1 लाख का मेरे पास कॉस्ट प्राइस हुआ, तो इतने कॉस्ट प्राइस के लिए अगर सेलिंग प्राइस इतना है पर यूनिट, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 1 लाख के लिए सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1,20,000 होगा। ठीक है, अब मैं ऑन सेल्स की बात करता हूँ। इसको हम लोग मार्कअप भी बोलते हैं। इसको हम लोग मार्कअप ऑन कॉस्ट बोलते हैं। दूसरा वाला मैं जो आपको बता रहा हूँ मार्कअप ऑन सेल्स है, यानी अपनी टेक्स्ट बुक में अलग अलग मेथड बताता है, मैं आपको इजी करके बता रहा हूँ। सो अगर आपका ये सेलिंग प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट निकालूंगा तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इतने सेलिंग प्राइस के लिए अगर कॉस्ट प्राइस इतना है, तो इतने कॉस्ट के लिए सेलिंग कितना है।
होगा 25 20 सॉरी 24 1,25,000। ओके, ये आपका सेलिंग प्राइस। तो ये भी हो गया है। नहीं तो आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हो, आइटम कॉस्ट बाई 1 माइनस मार्कअप परसेंटेज। तो आपको लाइक मार्कअप परसेंटेज आपको जो भी है आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, मेरा मेथड भी फॉलो कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का भी कर सकते हो। टेक्स्ट बुक में आपको क्या बोलता है वो, मतलब प्राइस इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट प्लस आइटम कॉस्ट इनटू मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, लाइक नहीं तो ऐसा भी कर सकते हो, आइटम कॉस्ट इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। ऐसा करोगे तो भी आपको कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, प्राइस आ जाएगा। और अगर आप सेलिंग प्राइस पे देखते हो तो डिवाइड कर दो। यानी अब देखो, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, प्राइस इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इनटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, प्राइस बाय 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज करोगे तो आइटम कॉस्ट आ जाएगा। मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, प्राइस इज इक्वल टू आइटम कॉस्ट इंटू 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज। यही आपको आइटम कॉस्ट चाहिए ना, तो प्राइस बाय 1 प्लस मार्कअप परसेंटेज करेंगे तो आइटम कॉस्ट आ जाएगा, अगर ऑन सेल्स दिया आपको। ठीक है, ये ब्रेक इवन तो हमने कर लिया था। ठीक है, अब यहां तक करो, कल हम वैल्यू बेस्ड अप्रोच करते हैं। कल आपका चैप्टर खत्म है, यानी कल चैप्टर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ पेजेस भी कितने हैं, तो कल ये हो जाएगा। पेजेस है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सेकेंड 11 12 13 14 15 16 17 पेजेस है। उसमें 4 पेजेस तो आपके क्वेश्चंस हैं, तो 14 पेजेस कल कर देंगे फिनिश मंडे। नहीं तो एक काम करो यूनुस, हेलो हेलो, जी सर। हाँ यूनुस, मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। ठीक है, ओके ओके। ठीक है सर, इवनिंग मिलते हैं। ओके।